हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी, जो आपके यूनिट 6 का भाग है। यूनिट 6 को या किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाएं और उसको सॉल्व करें। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि आपका ट्रेंड क्या है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक हर बार पूछा जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप सटीक तुक्का लगा सकते हैं, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये भी साथ में देखते जाएंगे कि कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं आता है तो आप उसमें सटीक तुक्का कैसे मारेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। ये याद रखिएगा कि आप प्रीलिम्स का एक बार सिलेबस तो अपने पास रखें ही और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से एक एक टॉपिक देखें। जब हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा क्या है, स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। क्योंकि आप जब इसमें टॉपिक देखेंगे, राष्ट्रपति, संसद, आपकी पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डीबीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके मौलिक कर्तव्य, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको, संविधान संशोधन हो गया, फिर 1919, 1919, 1935, ये सब आपके अधिनियम हो गए। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक लिमिट तक ही इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे आपके पॉलिटी के सिलेबस में, यूनिट 6 में ऐसा कोई टॉपिक नहीं आएगा जो थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया जाए, या ऐसा जो आपने कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपने पढ़े होंगे, अगर आप अच्छे तरीके से, बहुत थरली पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करते हैं पॉलिटी का। इसलिए ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है। और इसमें आपको टारगेट करना है 100 में से 90 क्वेश्चन, मतलब पॉलिटी के जो आपके 100% के क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 90% आपको सही करने हैं, है ना। पॉलिटी का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सही करना है, टारगेट यही करके चलना है कि आपके बनते हुए क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे हमें क्या करना चाहिए। जैसे आपका ये क्वेश्चन हुआ, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। हम राष्ट्रपति क्या करते हैं, हर बार पढ़ते हैं, हमें पता है, इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे 2021 से लेके 2000, आप चाहे 18 देख लें, 17 देख लें, मतलब 20, 21, 19, 18, 17, आपको हर बार राष्ट्रपति का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये क्या बताता है कि आपके राष्ट्रपति से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको भी ये पता है। तो आप क्या करिए, राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं सब पढ़िए। एक तरफ से आर्टिकल याद करिए, 53 से 73 तक जो सीधे सीधे हैं आर्टिकल, पूरे के पूरे आपको याद करने हैं। उसके अलावा जैसे ऑर्डिनेंस पावर हो गया, है ना, और बहुत सारी चीजें जो अलग से राष्ट्रपति से संबंधित हैं। ज्वाइंट सिटिंग किसमें है ना, आपका जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो किसमें है। उसके अलावा जितनी भी चीजें राष्ट्रपति करते हैं वो सब आपको हर एक अनुच्छेद, आर्टिकल याद होना चाहिए, है ना। हर बार पूछा जाता है, मतलब राष्ट्रपति से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिवीजन करते टाइम इन चीजों का जरूर याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो क्षमादान की शक्ति किसमें है, विच आर्टिकल डज पावर ऑफ पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्डन किसमें आता है, अनुच्छेद 72 में। ठीक है, 72 को हम क्या कहते हैं, 72 को हम कहते हैं बेहतर। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, पार्डनिंग पावर, क्षमादान करते हैं, क्षमा देते हैं, और क्या करते हैं, सबका जीवन बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो जीवन बेहतर बनाते हैं राष्ट्रपति जी। आपको पता है क्षमादान के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार है ना। एक तो पार्डन है, एक तो ट्रिपल आर, याद रखिएगा, ट्रिपल आर जो आपकी मूवी है ना, ट्रिपल आर, वो रिस्पाइट, रिप्राइव और रिकमीशन। और 2 आपको मिलेंगे पीसी से, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, पी फॉर हो गया आपका पार्डन, सी फॉर हो गया कम्यूट। आप इसको डिटेल में हिंदी इंग्लिश जैसा भी आप प्रेफर करते हैं देख लेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये इनके 4 प्रकार हो गए। किसमें किस टाइप की सजा कम की जाती है, किसमें आप पूरी सजा माफ कर देते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं, उनसे संबंधित जितनी भी आपको चीजें मिले आप जरूर पढ़ें। ठीक है, इनसे संबंधित आपको संविधान संशोधन भी मिलेगा, वो भी जरूर पढ़िएगा। और यहीं पे अगर बात करें गवर्नर की, राज्यपाल की, गवर्नर की क्षमादान की शक्ति, तो वो किसमें है, आर्टिकल 161 में। और मैं आपको ट्रिक बता दूं, सब में तो अप्लाई नहीं होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह आपको ये अप्लाई मिल जाएगी। गवर्नर का है 161, आपका जो प्रेसिडेंट है
प्रेसिडेंट का क्या हो गया, प्रेसिडेंट का हो गया 72। तो याद रखिएगा इससे आपको एक ज्यादा करना पड़ता है +1, ये मतलब उल्टा देखते हैं, इससे देखें तो ये आपको एक -1 करना होता है और इससे आपको एक -1 करना होता है ना। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे में ये आपका क्या है, मैच कर जा रहा है, +1 है कहीं पे -1 है, और 100 का गैप तो रहेगा ही रहेगा, है ना, 100 का गैप रहेगा, और यहाँ सिर्फ -1 +1 इतने का गैप रहेगा, ठीक है। 1 की जगह 2 आ गया और 6 की जगह 7 आ गया, ठीक है। तो ये +1 कर लीजिए, ये -1 ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। आप देखिएगा बहुत सारे आपके जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं राष्ट्रपति और गवर्नर के, उनके बीच इतना ही गैप है ना। 100 का गैप तो पहले आपने 1 तो हटा दिया सबसे पहले, फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को देखना है, इन दोनों को और नीचे वाले को, ठीक है। ये जो मैं टेक्निक बता रही हूँ आपको कुछ जगह फॉलो होगी, कुछ जगह नहीं होगी। ये बस ऐसा है कि कुछ आर्टिकल इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं आप, है ना। इजी बनाने के लिए जो भी आपको मिले वो करिए। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे। एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। यह किसने कहा था आपको? 2021 में 22 में तो ऐसे मतलब कथन वाले मिलेंगे कि ये किसने बोला है, ये किसने बोला है। अच्छा, ये कथन जो है आपको कहीं ऐसे मिलते नहीं है किसी भी बुक में या कहीं भी, तो आप क्या करेंगे, आप फिर तुक्के में जाएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन की बात मैं कर रही हूँ 10% में, कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, जिनके गलत होने के चांसेस हैं, आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा। देख लीजिए, ये आपके बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको क्या करना चाहिए, एक स्थायी रूप से हमें देखना चाहिए, कठिनाई की दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि संविधान में कुछ स्थायी बनाने के लिए देखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का 91st संविधान संशोधन प्रदान करता है। द 91st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। तो ये देखिए, संविधान संशोधन आपका एक टॉपिक, जो आपका प्रीलिम्स का एक टॉपिक है, याद रखिएगा ये सारे प्रीलिम्स के टॉपिक है, संविधान संशोधन। और आप देखेंगे 2020, 21, 22 लगातार यहां से एक क्वेश्चन आ रहा है, आएगा ही आएगा। तो आपको संविधान संशोधन 1 से लेके फर्स्ट संविधान संशोधन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके बाद अभी तक जितने हुए हैं सारे के सारे बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, है ना। ये ऐसा टॉपिक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे संविधान संशोधन, वो आते हैं और आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है ना, इतनी बार रिवीजन करना है। हम 91st संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। ST/SC के राष्ट्रीय आयोग का विभाजन, बाइफर्केशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ST/SC, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना, लिमिटिंग द नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं और इनमें से कोई नहीं। ये कौन सा है आपका? ये मंत्रिपरिषद वाला है ना। मंत्रिपरिषद की संख्या को लिमिट करना, लिमिटिंग द नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कितना करना, जितना भी टोटल नंबर है उसका क्या होना चाहिए, सिर्फ 15%, ठीक है, सिर्फ 15% होना चाहिए। अच्छा, इसको याद कैसे कर सकते हैं? 91 साल के हो गए हमारे बूढ़े नेता लोग, है ना, उसके बाद हमने कह दिया कि आप मिनिस्टर बना सकते हैं सिर्फ 15% लोगों को, है ना। तो क्या हो गया, इससे हो गया उनके लिए 2003 में आया था ये, 2003 में आया था ये अमेंडमेंट, तो इसलिए हो गया 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना। जो 91 साल के बूढ़े बूढ़े नेता हैं उनके लिए काम बिगड़ गया, 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा, क्योंकि अब सिर्फ 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, है ना। नहीं तो उन्हें लग रहा था कि हम तो बूढ़े हो गए, 91 साल के हैं, तो आराम से कोई ना कोई मंत्री पद तो ले ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? Who said the Constituent Assembly alone can frame an indigenous constitution for the country and truly and completely represent the will of the person? है ना, ये किसने कहा था? ये आपके 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी 2022 वाले में, कथन वाले। ये गांधी जी ने बोला था। आपको पता है जो आपका संविधान सभा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो बहुत लिमिटेड लोगों का हम चुनाव करके लाए थे, है ना। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। उसके अलावा मतलब जो आए भी थे उसमें जो वोटर थी वो ऐसे एडल्ट फ्रेंचाइजी तो थी नहीं कि आप 18 साल से बड़े हैं, ऊपर हैं तो आप वोट दे सकते हैं।
बहुत लिमिटेड लोगों को दे रखा था हमने वोट देने का अधिकार। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते थे, इस पे इल्जाम लगाते थे कि ये जो है वो संविधान अच्छे से नहीं बना पा सकती और ये सही मायने में पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो ये लाइन किसने बोली? हमारे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अब इसमें तुक्का मारने भी जाएंगे अगर आप, तो महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, तो आप ठीक है महात्मा गांधी कुछ लोगों को लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं। अब इसमें मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी कि तुक्का बिल्कुल सही ही हो सकता है इसमें, क्योंकि आप कुछ नहीं कह सकते, कथन कारण आपको कहीं मिलता नहीं है और आप ऐसे मतलब सोच भी नहीं सकते उस टाइम पे, पेपर का इतना प्रेशर होता है कि कौन बोल सकता है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution provides provision related to impeachment of president? Impeachment की बात कर रहे हैं। 2022 में आपको दो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के, है ना, एक क्षमादान की पार्डनिंग पावर, एक इम्पीचमेंट की बात करते हैं, है ना, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित 53, 72, 61, 73। याद रखिए ये है आपका अनुच्छेद 61 और दोनों में आर्टिकल ही पूछा है। अच्छा, इसमें मेथड भी पूछ सकता है, हमने मेथड कहाँ से लिया ये भी पूछ सकता है, आपके इम्पीचमेंट का जो मेथड है वो कहाँ से लिया, राष्ट्रपति के चुनाव का मेथड जो है वो हमने कहाँ से लिया। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रखें, राष्ट्रपति और बिल्कुल राष्ट्रपति से रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी चीजें बन सकती हैं हर एक चीज करें। दो क्वेश्चन आपको 2022 में मिले, नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है ना, तो ये बिल्कुल आप क्या करिएगा, इग्नोर नहीं करना है आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको पता है पहले से कि बन सकते हैं, कंफर्म है, उनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। जैसे मैं कह दूं करंट अफेयर का आपको लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए था, लेकिन वो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, पेपर में। लेकिन जब आपको पता है कि राष्ट्रपति के बारे में पूछा ही जाना है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है ना, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, और यकीन मानिए, मतलब ये मैं कंफर्म के साथ बता रही हूँ कि जो जिन बच्चों का कट ऑफ नहीं निकलता, बहुत क्लोज रहते हैं, एक दो क्वेश्चन से बाहर होते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं निकलता कि उनके बनते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर आपके अब आप टेस्ट देंगे जब, तो टेस्ट में देखिएगा, अगर आपसे बनते हुए जितने भी आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप सारे के सारे सही करते हैं तो आप कट ऑफ जरूर आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो फोकस किस पे करना है, जो क्वेश्चन मतलब जो लोग बहुत क्लोज है कट ऑफ के, उनको क्या फोकस करना है कि बनते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। ठीक है, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? ये आपका यूनिट 10 का भी पार्ट हो सकता है, और क्योंकि इसमें संविधान का अनुच्छेद पूछा है तो आप पॉलिटी सेक्शन में भी रख सकते हैं, है ना। कौन सा है? ये है आपका अनुच्छेद 338, 338 नंबर का है। ऐसे ही अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब तो 338 ए हो जाएगा, ओबीसी की बात करेंगे तो 338 बी हो जाएगा, और ओबीसी वाला हमने अभी 101वां जो आपका संविधान संशोधन है उससे ऐड किया है ना। तो ये सारी चीजें भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय, ये हो गया ना आपका, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? According to which article of the Indian Constitution, the President of India, in consultation with the Chief Justice, transfer a judge of a high court from one court to another? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस की, जिनको ट्रांसफर करना है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आप याद रखिएगा, जैसे ही मैंने बताया राष्ट्रपति 100% है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसे ही आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब कोर्ट से जो आपका एक क्वेश्चन है, कोर्ट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये भी आप 100% लिख के ले लीजिए। जैसे राष्ट्रपति से 100% श्योर है, ऐसे ही आपका ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ से 100% श्योर है। मतलब जितने भी आपको यहाँ पे आर्टिकल दिखेंगे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, एक एक आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ठीक है। और देखिए ये मतलब थोड़ा सा अलग था, आपके बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, हाई कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, एडिशनल जजेस हैं, एडहॉक जजेस हैं, किस आर्टिकल में है। ये पूछा है कि ट्रांसफर किस आर्टिकल के थ्रू कर रहे हैं, है ना। तो आर्टिकल सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। इसका आंसर है अनुच्छेद 222।
ठीक है, तो पूरे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सब करने हैं, 100% इसको स्टार लगा लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर एक क्वेश्चन आपको, हर एक आर्टिकल, उससे रिलेटेड जो भी आपका डेटा है, हर एक चीज आपको क्लियर कट याद रखनी है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मेरे इतना बोलने के बाद भी जो लोग थोड़ी सी भी मतलब ध्यान नहीं देंगे या यहाँ वहां करेंगे कि ठीक है देख लेंगे, उनका एक क्वेश्चन गलत हो जाना है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है कि आएंगे, है ना। इजी आ गया तो अच्छी बात है, आपसे बन जाएगा, लेकिन अगर टफ आ गया इसी वाले सेक्शन से, है ना, राष्ट्रपति का कोई टफ क्वेश्चन आ गया, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई टफ क्वेश्चन आ गया, तो वो आपके 2 नंबर खराब कर देगा। इसलिए सारा का सारा अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये आपका हो गया, ये किस अनुच्छेद ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? विच एक्ट एस्टैब्लिश्ड द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस? आप ये भी याद रखिएगा, है ना, 1919, 1935, आप देखेंगे 2020, फिर 2021, फिर 2022, हर बार यहां से क्वेश्चन आ रहा है ना, हर बार आ रहा है। अब बहुत ज्यादा हाईली चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि आपका फिर से यहां से क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं डिटेल में, आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे, 2 नंबर आपके कम हो सकते हैं। तो क्या करना है, इसको भी अच्छे से रिवाइज करना है। द्वैध शासन आपका यहाँ याद रखिएगा, प्रांतों की बात कर रहे हैं, प्रोविंसेस में आएगा 1919 में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, यहाँ पे आएगा किसमें, प्रांतों में, प्रोविंसेस में। लेकिन जब हम सेंटर की बात करें, केंद्र में, तो आएगा 1935 में, है ना। यहाँ पे द्वैध शासन का क्या मतलब हुआ, डायरची, द्वैध शासन, 2 लोगों का शासन। जो मेन पावर है वो हमने दे दी किसको, गवर्नर जनरल को। अलग पावर हमने दे दी मंत्रियों को, ठीक है थोड़ा बहुत तुमको दे देंगे, उसी में खेलो खाओ, है ना। मेन पावर तो हमारे गवर्नर जनरल के पास है। तो ऐसा द्वैध शासन हम लेके आए, पहले प्रांतों में लेके आए, फिर हम केंद्र में लेके आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब किया था, सीधे सीधे आपको डेट बतानी है, याद रखिएगा, ये था 13 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर को क्या होती है, पहली बैठक होती है, पहली बैठक, और फिर 13 दिसंबर को आपका पहला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं जवाहरलाल नेहरू, और 22 जनवरी को जाके क्या होता है, ये पास होता है ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, एक्सेप्ट कर लिया जाता है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी को। 13 दिसंबर, 9 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा कि किस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे, है ना, वो भी हम देखेंगे। तो ये कौन सा है आपका, संविधान सभा वाला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी आपका टॉपिक है प्रीलिम्स का। और यहां से भी आप देखेंगे कि हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, 20, 21, 22 लगातार। तो ये भी आप 90% तो लेकर ही चलिए चांसेस कि संविधान सभा से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपके 4 क्वेश्चन तो यहीं पे कंफर्म हो गए, एक राष्ट्रपति से मिलेगा, एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मिलेगा, एक आपको मतलब कोर्ट वाले सेक्शन से, एक अधिनियम जो है आपका 1919, 1935 वहां से मिलेगा, एक संविधान सभा से मिलेगा, है ना। ये अब आप पे है कि आप इतना अभी से ध्यान देके कितना ज्यादा रिवीजन करते हैं। ठीक है, मैं तो देखिए पेपर आउट ही कर रही हूँ, आप पे है अब कितना लाभ उठा पाते हैं। संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद अप्रस्तुता को समाप्त करता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? अप्रस्तुता को करता है, कौन सा है, अनुच्छेद 17, है ना। खतरा लगता है हमें छुआछूत से, तो हमने खतरा समाप्त कर दिया। अब ये रहा आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इनके बारे में मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और आपका फंडामेंटल ड्यूटी, ये 3 टॉपिक आपको हर बार मिलेंगे। यहां से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो यहां पे भी आपको 90% श्योर हो गया कि यहां से 20, 21, 22 में बन रहे हैं, तो 23 में भी जरूर बनेगा ही बनेगा। तो अभी हम देखेंगे वैरायटी कैसे हो सकती है, या तो आर्टिकल पूछ लेगा किस अनुच्छेद में है, या तो आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी का लाइन पूछा हुआ है, मतलब लाइन क्या लिखी हुई है आपके संविधान में, वो भी पूछ सकता है। उसके अलावा जैसे डीपीएसपी की लाइन पूछ लिया, अनुच्छेद पूछ लिया, फिर इन दोनों का फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का आपके मौलिक कर्तव्य और जो सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत, उनके बीच झगड़ा चलता रहता है। कोर्ट के बहुत सारे आदेश आते रहते हैं, हम यहाँ संविधान संशोधन कर रहे होते हैं, उनके बारे में भी पूछ सकता है कि कौन कौन से केसेस संबंधित हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से।
ठीक है, तो ये सारी चीजें इनसे रिलेटेड हो गई। अब अभी आप देखेंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको कितना डिटेल में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। और पॉलिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि चीजें लिमिटेड है, फंडामेंटल राइट लिमिटेड है, डीबीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी सब लिमिटेड है। एक बार आप अच्छे से पूरा कवरेज कर लेते हैं ना, तो कुछ बाहर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत कम चांसेस है, 10% चांसेस है सिर्फ क्वेश्चन बाहर जाने के। नेक्स्ट देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? Which of the following is required under Article 108 of the Constitution of India to convene a joint sitting of both the houses of Parliament? अब यहाँ 4 ऑप्शन है। ये एक क्वेश्चन विदाउट एनी, मतलब यहाँ से ऑप्शन भी ऊपर नीचे नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। आपको 20 में भी मिलेगा, 21 में भी मिलेगा, 22 में भी मिलेगा, है ना। सेम क्वेश्चन, मतलब जो कहते हैं ना लोग कि कुछ खा के या पी के बैठे हैं पीएससी वाले, सच में ऐसा है। उन्होंने इस क्वेश्चन को बिना किसी चेंज के 1% भी चेंज नहीं किया, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप एक बार गलत कर रहे हैं, दूसरी बार सही करिए, तीसरी बार सही करिए, ऐसा वाला हो गया सेम क्वेश्चन। तो 108 जो है आपका संयुक्त बैठक बुलाते हैं, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, है ना। जब आपके लोकसभा और राज्यसभा में आपस में बन नहीं पाती, एक सहमति नहीं बन पाती, तब बुलाते हैं, है ना। ये है आपका राष्ट्रपति का आशय, इंटेंशन। जब राष्ट्रपति का इंटेंशन हो जाता है तब हम बुला लेते हैं आपकी संयुक्त बैठक, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में है? 108, ठीक है। तो 108, आर्टिकल 108 राष्ट्रपति का आशय या राष्ट्रपति का इंटेंशन जब होता है कि दोनों सदनों में अब हमें बैठक बुलवानी चाहिए, है ना। अब क्योंकि कोई भी मतलब ऐसा मान लीजिए कि बिल हुआ है जो पास नहीं हो पा रहा है ना, उसके लिए हम संयुक्त बैठक बुलाएंगे। तो याद रखिएगा ये इंटेंशन, आशय याद रखिएगा। 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये, अब सोचिए, समझ ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का उपबंधों के अंतर्गत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? द वर्ड ओबे एंड रिस्पेक्ट यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेबल टू। ये मैंने आपको बताया, ये फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है ना, 51 का 51A। और फंडामेंटल ड्यूटी को जितनी भी हैं आपकी 11 की 11 आपको एक बार पढ़ना जरूर है कि उसमें वर्ड कौन कौन से आ रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया पालन एवं आदर, 2021 का क्वेश्चन है ये। तो पालन एवं आदर बस है, ये किससे संबंधित है इनमें से, तो एक क्वेश्चन आपका यही बन गया। तो इसको जरूर आपको अच्छे से पढ़ना है ना, सारे के सारे आपको एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ने हैं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता से संबंधित है, ठीक है। फ्रॉम द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर पर्यावरण से, नेचुरल एनवायरनमेंट, सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ कंपोजिट कल्चर। चौथा हो गया संविधान। तो याद रखिएगा हमें पालन और आदर किसका करना है, तो पालन करना है संविधान का, ठीक है। और आदर किसका करना है? आदर करना है संविधान के जो भी आदर्श हैं, आदर्श जैसे आपका हो गया ध्वज, है ना, राष्ट्रीय गान, उसके अलावा जो संस्थान है, तो ये हो गया आदर्श, जितने भी हैं उनका करना है आदर। एक बार जरूर आप पूरा पढ़ लीजिएगा जिससे ऐसे क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो याद रखिएगा पालन करना है हमें संविधान का और आदर करना है जो भी आदर्श हैं संविधान के, ठीक है। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? टू विच मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखिए ये संविधान सभा वाला आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा 2022 में पूछा जाता है डेट, ठीक है, कब इन्होंने रखा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 2021 में पूछा जाता है आपका कि किस बैठक में, बैठक नंबर पूछा जाता है, सिटिंग, है ना, 5वीं, तीसरी, दूसरी, चौथी। आपको क्या करना है, 9 तारीख को, 9 दिसंबर को क्या होती है पहली बैठक, फर्स्ट बैठक होती है ना। फिर 9, 10, 11, 12, 13 को वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया आपका 5वीं बैठक। तो ये हो गया आपका सही 5वीं बैठक।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि हम क्या कर सकते हैं। आपको 9 तारीख पता है पहली बैठक, उसके बाद आपको 13 तारीख पता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, 22 तारीख को पास हुआ था, 22 जनवरी को। तो डेट आपको मेन याद है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन आराम से फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब देखिए, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल अंडर विच जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन पूछा है सुप्रीम कोर्ट का कौन सा है, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का आ गया क्वेश्चन 2021 का। 2022 में हमने अभी देखा था, आर्टिकल पूछा था ट्रांसफर से लेके हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर, यहाँ पे जुरिस्डिक्शन पूछा हुआ है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, संवैधानिक क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ये है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, इससे संबंधित जितने भी केस आएंगे। तो केंद्र और राज्य के बीच है या 2 राज्यों के बीच है, सबके लिए कौन सुनेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास हम केस लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका, ये क्षेत्र मूल क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अच्छा, सबके आपको आर्टिकल भी अच्छे से याद रखने हैं और ये भी याद रखना है एडवाइजरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में क्या आता है, एपिलेट में क्या आता है ना। डिटेल में आपको एक बार हर एक चीज पढ़नी है ना, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए, नेक्स्ट हो गया आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। आर्टिकल 330 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। अभी हमने देखिए 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था 338, 2021 में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ गया कि ये किससे संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। 338 किससे संबंधित है? ये है आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो मतलब ये तो आपका यूनिट 10 का भी हो सकता है या संविधान संशोधन से रिलेटेड या आर्टिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं हर बार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद ये आपका है 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधान मंडल द्वारा अनुसमर्थित किया गया। Which of the following constitutional amendment was the first constitutional amendment to be ratified by the state legislature in accordance with the requirement of the provision of Article 368(2) of the Constitution? यहाँ पे संवैधानिक संशोधन की बात कर रहे हैं। मैंने बताया ये भी आपका टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन आता है 2020, 21, 22 में आ रहा है, तो ये भी बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करना है ना। तो याद रखिएगा ये है आपका, जब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे क्या किया था, संविधान जो आपके विधानमंडल है उसने भी अनुसमर्थित किया था, है ना। तो ये है आपका तृतीय संविधान संशोधन, जहां पे हमने रेटिफाई करवाया था स्टेट से भी। हम स्टेट से कब रेटिफाई करवाते हैं कोई भी संविधान संशोधन? जब स्टेट लिस्ट से कोई भी चीज है, मतलब स्टेट संबंधित जो भी विषय है उसमें कोई भी चेंज करना हो आपका, है ना। तो इस थर्ड संविधान संशोधन में हमने क्या चेंज किया था? हमने कॉन्करेंट लिस्ट जो आपकी संवर्ती सूची है, 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, उसमें कुछ बदलाव किए थे। इसलिए इसमें हमें राज्यों को क्या करना लगा, विधानसभा को भी अनुसमर्थित करवाना पड़ा, है ना, कि आप भी हामी भरिए तब ये कंप्लीट हो सकता है संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन सारे अच्छे से पढ़ने हैं। तीसरा संविधान संशोधन रिलेटेड था कॉन्करेंट लिस्ट में, जो कि मिलेगा 7वीं अनुसूची में, है ना, और हुआ कब था? तृतीय संविधान संशोधन 1954। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल है, इज इंक्लूडेड इन इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट या फिर तीनों। तो आपके प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा ये तीनों है। और ये पता हमें कैसे चलेगा? क्योंकि संविधान के आर्टिकल 79 में सीधे सीधे लिखा है कि भाग कौन कौन होगा हमारी संसद का, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? यही आपका सेम क्वेश्चन, सेम वही चार आपके ऑप्शंस हैं और सेम आंसर है। ये है प्रेसिडेंट का इंटेंशन, उनका इंटेंशन, आशय होना चाहिए कि वो संयुक्त बैठक बुलाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके 2021, 2020 दोनों बार पूछा गया सेम क्वेश्चन। 2022 3 बार, है ना। सोचिए, फेवरेट क्वेश्चन है ये एमपीपीएससी का, 3 बार एक ही क्वेश्चन, कैसे पूछ सकता है कोई भी। ऊपर से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक क्वेश्चन जो गलत, मतलब आपका सही नहीं होता है, डिलीट करने पड़ जाते हैं उनके आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पहला, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। आर्टिकल 368 was amended by the 24th Constitutional Amendment Act 1971. सेकेंड, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 216 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। आर्टिकल 368 was amended by the 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। बताना इनमें से कौन सा कथन सही है, गलत है ना। ये आपको बताना है सही कौन सा है। तो पहला वाला जो है आपका, पहला 24वां संविधान संशोधन 1971, सबसे पहले तो यही याद रखेगा, 71 में पास हुआ था 24वां संविधान संशोधन। देखिए, संविधान संशोधन का आपको मिल गया 2021 में। ठीक है, तो ये 21 या 20 का ये क्वेश्चन होगा। तो 24वां संविधान संशोधन रिलेटेड किससे था? 1971 में आया था, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पे, है ना। संबंधित किससे था? ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 से रिलेटेड था। आपको याद होगा जब हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की लड़ाई पढ़ते हैं कि बड़ा कौन है, डीपीएसपी बड़ा है कि फंडामेंटल राइट बड़ा है, तब आपका ये 24वां संविधान संशोधन आता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, इसमें अनुच्छेद हमने क्या किया था, 2 आर्टिकल में चेंजेस किए थे, संविधान संशोधन हुआ ही था। 368 में हमने क्या किया था, चेंज किया था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। जो आपका 101वां है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जीएसटी से, है ना, ये रिलेटेड है जीएसटी से। तो इसमें भी संविधान संशोधन किया गया था। तो आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। ये हो गया, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन। तो ये संविधान संशोधन वाला आपका क्वेश्चन 24वां जो है वो संबंधित है कि आर्टिकल 13 और जो 368 है इसमें चेंजेस किए थे हमने, इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था 1971 में, है ना, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के झगड़े के बाद। फिर 101 हमारा संबंधित है जीएसटी से। जीएसटी में आपको पता है बहुत सारे हमने अनुच्छेद ऐड भी किए, है ना। 101वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध है। तो आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज इन्वॉल्विंग हजार्डस वर्क। देयर इज सच प्रोहिबिशन। तो ये जो प्रोहिबिशन है वो कैसा है? रीजनेबल है, युक्तियुक्त निषेध है, पूर्ण कंप्लीट प्रोहिबिशन है, मॉरल प्रोहिबिशन है, या आंशिक पार्शियल प्रोहिबिशन है। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों की, चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं, है ना। आपका आर्टिकल जो है 24 संबंधित ही है, उसमें भी हम बात कर रहे हैं हजार्डस वर्क की। हजार्डस वर्क प्लेस मतलब यहाँ पे जोखिमपूर्ण, ये जो वर्ड है आपका जोखिमपूर्ण, तो सीधी बात है हम जोखिमपूर्ण फैक्ट्री की बात कर रहे हैं ना, जोखिमपूर्ण कार्य है जो आपका हजार्डस वर्क है उसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही बैन होगा, बिल्कुल बैन होगा, मतलब कंप्लीट प्रोहिबिशन होगा। ठीक है, पूर्ण निषेध। यहाँ पे युक्ति युक्त या नैतिक या आंशिक बिल्कुल नहीं, पूर्ण निषेध होगा कि हजार्डस फैक्ट्री में तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे जाके बच्चे, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों एवं उनसे संबंधित मुख्यमंत्री का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री जो पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमें यहाँ पे मिलान करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, ये भी याद रखिएगा, है ना, संसद वाले एरिया से, मुख्यमंत्री वाले एरिया से। पीवी नरसिम्हा राव, आपके जो नरसिम्हा राव हैं ये रिलेटेड थे अविभाजित आंध्र प्रदेश के। ठीक है, मोरारजी देसाई आपके हो जाते हैं बम्बई प्रांत के। ये आपका मतलब बम्बई, जब बम्बई प्रांत था तब वहां के थे मोरारजी देसाई। देवगौड़ा आपके हो जाते हैं
सॉरी, HD देवगौड़ा जी ये हैं आपके कर्नाटक के, ठीक है, ये हैं आपके कर्नाटक के देवगौड़ा जी। फिर चरण सिंह, चरण सिंह हैं अविभाजित उत्तर प्रदेश के। और नरेंद्र मोदी ये तो आपको पता ही है, ये हैं गुजरात के, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया PV नरसिम्हा राव, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पे, है ना। तो ये आपका हो गया 2 और 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल। फिर हम देखें मोरारजी देसाई 5वें नंबर पे आते हैं, 5, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद देवगौड़ा आते हैं चौथे नंबर पे, 4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप एक बार, जैसे अब ये आया तो राष्ट्रपति के बारे में भी पूछ ही सकता है ना। अगर कोई राष्ट्रपति किस स्टेट का था वो पूछ सकता है, कोई राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति रहा हो पहले तो उसके बारे में पूछ सकता है। तो जैसे प्रधानमंत्री के बारे में पूछा, CM के बारे, आपके PM के बारे में, उसी तरह राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ सकता है। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इन विच ईयर वर द लास्ट इलेक्शन टू इंडियन लेजिस्लेचर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? तो ये आपका फिर वही संविधान अधिनियम 1919 अधिनियम से संबंधित है, और ये 2000 आपके 20 का क्वेश्चन है ना। 20, 21, 22 लगातार आप देखेंगे ही, कुछ टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। फिर मैं बता दूं आपको 1919, 1935, फिर फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, ये वाला पोर्शन। उसके बाद आपको मिलेगा जो एक संसद वाला है, संसद, प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो कोर्ट वाला सेक्शन है। फिर संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो आपका अमेंडमेंट वाला पोर्शन है, संशोधन, है ना, अमेंडमेंट वाला जो पोर्शन है। उसके अलावा ये हो गया संविधान सभा, संविधान सभा। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं आपके MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस के जो हर बार लगातार 3 सालों से आए हुए हैं। 2020 में ही आपका सिलेबस चेंज हुआ है, 2020 से लगातार आए हुए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको जरूर अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा इन सारी चीजों को, है ना। यहाँ पे याद रखिएगा, ये है आपका 1945। 1945 में लास्ट इलेक्शन होता है, जो कि बेस था भारत शासन अधिनियम 1919 में, ठीक है। 45, 1919, और इलेक्शन होता है लास्ट 1945 में, ठीक है, इस पे बेस। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? Which of the following types of judges can be appointed to the Supreme Court in India? अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का आ गया 2020 में, है ना। मैं वही बता रही हूँ, 20, 21, 22 लगातार क्वेश्चन आपके सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। तो ये हो गया एडहॉक जजेस और एडिशनल जजेस। आपको याद रखना है, जब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, तो वहां पे एडहॉक जजेस होते हैं, लेकिन एडिशनल जजेस नहीं अपॉइंट होते। ये आपको मिलेगा आर्टिकल 127 में, है ना, आर्टिकल 127 में मिलेगा। तो एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में हो गए, एडिशनल जज आपको हाई कोर्ट में मिलेंगे, ठीक है। एडिशनल और एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट में मिलेंगे। तो आपका जो आंसर है पहला सही है, 1 और 2 दोनों, पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आपके 127 में दिया हुआ है एडहॉक जजेस आपको मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसके अलावा एडिशनल जजेस मिलेंगे हाई कोर्ट में, है ना। एडिशनल और एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट में मिलेंगे अतिरिक्त, ठीक है, तदर्थ मिलेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट में। आगे देखिए, और सारे के सारे अनुच्छेद भी याद रखिएगा, आर्टिकल्स। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। What was the name of the committee that recommended providing constitutional recognition to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? आपको पता है शुरू में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मतलब ऐसा था कि 3 त्रिस्तरीय बना लीजिए, 2 स्तरीय बना दीजिए, लेकिन बहुत बाद में इसको बोला गया कि आप संविधान संशोधन करके इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान करिए। तो किसने बोले था? LM सिंघवी, अशोक मेहता, GVK राव, के संथानम, ये हैं आपके LM सिंघवी जी, ठीक है। सिंघवी जी ने बोला था कि हमें संवैधानिक दर्जा प्रदान करना चाहिए, जिससे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और अच्छे से काम कर पाएगी वो, ठीक है। तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति आप याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड आपकी बलवंत राय मेहता समिति भी है, जो कि पहली समिति बनाई जाती है ना, पंचायती राज व्यवस्था के से संबंधित
पहली समिति थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय ये बताते हैं कि हमें रखना चाहिए उसका पैटर्न। इसके अलावा एल.एम. सिंघवी जी बोलते हैं कि उनको संवैधानिक मान्यता प्रदान करो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। फिर पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? पंचायती राज सब्जेक्ट कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लिस्ट से संबंधित भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है ना, केंद्र वाली, एक है स्टेट लिस्ट राज्य वाले, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची। यूनियन में 100 सब्जेक्ट है, स्टेट में 61 है सब्जेक्ट, और इसमें 52 सब्जेक्ट है ना। अब आपसे पूछे पंचायती राज किसका विषय होगा, अगर आपको नहीं भी पता तो आपको पता है कि स्टेट जो है वो ध्यान रखता है ना पंचायती राजों का। पंचायती राज जो है स्टेट के नीचे है, तो किसमें रखेंगे? हम रखेंगे आपकी राज्य सूची में, ठीक है। राज्यों को हम देंगे पंचायती राज व्यवस्था का काम कि आप संभालो, आप इलेक्शन करवाओ, आप सारी चीजें करवाओ, है ना, आप फाइनेंस का भी ध्यान रखो। तो ये स्टेट लिस्ट में आता है पंचायती राज विषय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? ड्यू टू द डिसीजन ऑफ विच केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सपैंडेड टू इंक्लूडेड द राइट टू एजुकेशन। आपका जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये आपका एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन कब मिला था? ये हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, है ना। ये आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 21A के अंतर्गत आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि आपको शिक्षा का अधिकार मिला है। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, है ना, फ्री भी रहेगी, कंपलसरी भी शिक्षा देंगे 6 से 14 साल के बच्चों को। तो ये सारी चीजें कब आई, मतलब हमने कब फंडामेंटल राइट बनाया कि आपके बच्चों को कंपलसरी शिक्षा दी जाएगी 6 से 14 साल के बच्चों को? ये हुआ था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। वैसे भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित साउथ में ही चीजें पहले निकल के आएंगी, अभी नॉर्थ इंडिया तो बहुत ही पीछे चल रहा है इन चीजों में, है ना। तो साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में उन्नी कृष्णन ने ये मतलब अपील की थी। तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश में आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ाता है सुप्रीम कोर्ट और बोलता है कि जो आपका राइट टू एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है। तो आप ये आपका जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन दीजिए, राइट टू एजुकेशन, जिसको निःशुल्क बनाया गया और कंपलसरी बनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। और डीपीएसपी आप देखेंगे, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटी तीनों में राइट टू एजुकेशन से संबंधित कुछ ना कुछ आपको प्रावधान मिलेंगे। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायती राज हैज बीन इंक्लूडेड? भाग 9, 7, 6, 8, ये तो आपको पता ही होगा। भाग 9 आया कब था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, है ना, संविधान संशोधन अधिनियम 1992। फिर 74th में क्या आता है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें नगर पालिकाएं आएंगी, ठीक है, नगर पालिकाएं आएंगी। और ये आपका कौन से भाग में है? भाग 9A, ठीक है, ये 9 में है, पंचायती राज व्यवस्था 9, और ये हो गया आपका 9A। हम अनुसूची भी जोड़ते हैं, अनुसूची 11 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, और अनुसूची 12 ये संबंधित है नगर पालिका वाले सेक्शन से, ठीक है। इसके अलावा आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है कि पंचायत तो इलेक्शन कौन करवाएगा और सारी चीजें आपके मध्य प्रदेश वाले सेक्शन में डिटेल में पूछा जाता है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? What is the number of seats reserved for scheduled caste in लोकसभा? अब देखिए शेड्यूल कास्ट में नंबर ऑफ सीट्स कितनी रिजर्व हैं, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में, ये पूछा हुआ है। ऑप्शन कैसे दिया है? 59, 69, 79, 84। अगर आपको तुक्का भी मारना है तो आपको क्या लगेगा कि ओबीसी के बाद आपके शेड्यूल कास्ट की ही पॉपुलेशन है, तो मतलब ठीक ठाक आपका रिजर्वेशन हो सकता है, तो आप 59 में ना जाके 79 में जाएंगे कि ये तीनों एक जैसे हैं, मतलब लास्ट वाला आंसर हो सकता है। लेकिन ऐसे मामले में एमपीपीएससी हमेशा खेला करता है, जो 3 वो ऑप्शन देता है आसपास वाले सेम जो लगते हैं
वो आंसर होते ही नहीं है कभी। आंसर होता है चौथा जो बिल्कुल अलग होता है। ये आप जरूर नोटिस करिएगा, ये मैंने 1-2 क्वेश्चन में नोटिस किया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी मुझे दिखेगा तो मैं बताऊंगी आपको। जो आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ज्यादा संभावना है आपके तुक्का मारने की, उनमें से कोई सही होता ही नहीं है। वो जो सबसे अलग ऑप्शन दे रखा है एमपीपीएससी ने वो होता है सही। तो याद रखिएगा आपके 84 कौन है, शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन है, किसमें, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में। और अगर बात करें हम शेड्यूल ट्राइब की, तो शेड्यूल ट्राइब की है 47, है ना, लोकसभा में 47 रिजर्व है सीट्स शेड्यूल ट्राइब की। शेड्यूल कास्ट की हो गई 84, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द पोस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है, ये आगे पुराने क्वेश्चन हो गए 2020 के पहले वाले। तो इसमें पूछा हुआ संसदीय सचिव का पद कब आया था, ये याद रखेगा, ये था वर्ष 1951 में। ठीक है, आपको पता है जैसे ही संविधान हम बना लेंगे 1950 में, तो उसके बाद हम संसदीय सचिव का पद भी बना देते हैं, जिससे आपकी जो मंत्रालय है उनको हेल्प मिल सके। तो ये आया था 1951 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब ये क्वेश्चन है राज्यसभा में सीटों का आवंटन और उधर राज्य। यहाँ पे एक्चुअली एक राज्य, ये आपका जो उड़ीसा है ये इसके नीचे आएगा, ये एक ही लाइन में रह गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का है 18, उड़ीसा का है 10, तमिलनाडु 18 और महाराष्ट्र 19। इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन देख के लगता है कि अब हमें राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीट्स हैं वो भी याद करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, इसमें क्या आपको करना था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना के साथ था तो सीधी बात है ये बड़ा रहा होगा। तेलंगाना इससे हट गया तो इसकी जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो कम हो गई होंगी। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि 18 जो है तमिलनाडु की सीट्स है, 19 जो है वो महाराष्ट्र की सीट्स हैं। तो सीधी बात है ये बड़े बड़े राज्य हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। आंध्र प्रदेश अब जैसे कि तेलंगाना से हट गया तो इसका जो एरिया है कम हो गया, तो पॉपुलेशन भी कम हो गई। मतलब रिजर्वेशन जो है, मतलब जो आपका राज्यसभा में जो सीट्स हैं वो भी कम हो जाएगा। तो सीधी बात है आंध्र प्रदेश में 18 तो कहीं से नहीं होगी, है ना। बस आपको ये लॉजिक लगाना था, मतलब लॉजिक थोड़ा सीधे सीधे ना होकर घूम फिर के है कि ये जो दोनों जो बड़े बड़े राज्य हैं, जब उसमें राज्यसभा में इसमें जनसंख्या ज्यादा, तो हमने राज्यसभा में इसमें ही जब 18-19 सीट्स दे रखी हैं। आंध्र प्रदेश अब विभाजित हो चुका है तेलंगाना से, तो अब सीधी बात है इसमें 18 सीट्स तो होंगी नहीं, है ना। तो आप ऐसे जाएंगे। इसीलिए अगर ऐसे क्वेश्चन कोई आता है तो आप सीधे सीधे ये नहीं सोचे कि हमें राज्यसभा की सारी सीट्स ही रटनी पड़ जाएंगी, किस राज्य को कितनी अलॉटेड है। उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉइंट छुपा होगा जो आपको समझना होगा, है ना। यही पीएससी खेला करता है बच्चों के साथ। अगर बच्चे समझ गए तो वो आंसर आपका सही हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द गवर्नर हैव द पावर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस? यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा किसके लिए था? ऑर्डिनेंस के लिए। ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, जब लेजिस्लेचर की छुट्टी है ना, तब हम क्या लाएंगे? ऑर्डिनेंस लाएंगे। राज्यपाल किस, अब यहाँ पे आपके हैं ये आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत ला सकते हैं? तो कौन सा है? ये है आपका 213। ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 213 है उसके अंतर्गत गवर्नर जो आपके राज्यपाल हैं वो क्या लाते हैं? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब आपका अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश। अगर बात करें किसकी? राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति में क्या करना है आपको? ये 2 और 1 इनकी लोकेशन बदल देना है। 1 चला जाएगा पहले, 2 चला जाएगा बाद में, तो ये हो गया 1 2 3। या सीधे सीधे याद कर लीजिए 1 2 3, 1 2 3। ये है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की पावर है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की। ठीक है, और फिर उसी को बदल देंगे, 2 1 को बदल देंगे तो आपका गवर्नर का पावर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आपको गवर्नर और राष्ट्रपति को हमेशा रिलेट करके चलना है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ही रहता है। 72 में राष्ट्रपति की क्या थी? पार्डनिंग पावर, और 161 में गवर्नर की पार्डनिंग पावर, है ना, समाधान की शक्ति। तो ऐसे आप रिलेट करके पढ़ेंगे, ज्यादा इजी रहेगा याद करना। आगे देखते हैं।
यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ है अनुच्छेद और दूसरी तरफ है ये आपके राज्य। ये याद रखिएगा 371 ये आपका A B C और ये D, ऐसे 371 ABCD है, यहाँ पे उससे संबंधित राज्य, मतलब ये कुछ स्पेशल आपके प्रोविजन है जो आप मतलब राज्यों को दिए गए हैं, आपको संविधान में मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2019 का है शायद, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो याद रखिएगा। जो आपका का है ये नागालैंड से संबंधित है, बी आपका असम से है, ये सी जो है ये मेघालय से नहीं है, मेघालय की जगह मणिपुर से है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे और आर्टिकल मिल जाएंगे, 371 डी से बाद ई एफ जी ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है, तो आप एक नजर जरूर मार लीजिएगा इन सब पे। ए फॉर नागालैंड, बी फॉर असम, सी फॉर मणिपुर, डी फॉर आंध्र प्रदेश, ऐसे ई एफ जी एच आता है, तो एक बार आप उसमें नजर जरूर मार लीजिएगा। ये क्वेश्चन वैसे बहुत ज्यादा पहले भी नहीं आया है ना, 2019 का ही है, 2019 या 2018 का है ये, ठीक है। आगे देखिए, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? When was the fundamental duty mentioned in the Constitution? फंडामेंटल ड्यूटी इजी सा क्वेश्चन, कब आया था? यह था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब हुआ था ये हुआ था 1976 में, है ना। मिनी संविधान संशोधन जिसको कहते हैं, आया किसकी रिकमेंडेशन पे था? स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी, है ना, स्वर्ण सिंह की कमेटी, सॉरी स्वर्ण सिंह मेहता नहीं, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था आपका मूल कर्तव्य, ठीक है। 51A याद रखिएगा, 51A जो है उसमें कितने थे? स्टार्टिंग में 10 ही थे, 11 हमने बाद में ऐड किया है, ठीक है। तो 11वां बाद में ऐड किया है, स्टार्टिंग में आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। लाइन भी याद रखिएगा क्योंकि आपके 2020 या 21 या 22 में क्वेश्चन आया हुआ है आदर और रिस्पेक्ट वाला, कि हमें किसका पालन और आदर और पालन करना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, वो एक लाइन जरूर पढ़ लेनी है एक दो बार कि फंडामेंटल ड्यूटी की लाइन क्या है, एग्जैक्ट लाइन। आगे देखिए, राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकारी प्राप्त होता है, प्राधिकार। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, अथॉरिटी कहाँ से मिलती है उसको, है ना, भारत के संविधान से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से, भारत के राष्ट्रपति से। तो किससे मिलती है? सीधी बात है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है और भारत के संविधान से ही सबको क्या मिलती है? अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राज्य और केंद्र सरकार संविधान से ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी नई चीज जब करनी होती है, जैसे कि टैक्स कलेक्शन, आपका टैक्स कलेक्शन चेंज करना था, स्टेट और राज्य आपका जो सेंट्रल है सबका मिक्स करके हमें जीएसटी लाना था, तो हमने संविधान में संशोधन किया, क्योंकि संविधान पावर देती है। तो संविधान अगर मतलब संविधान में लिखा रहेगा तभी जो आपका केंद्र या राज्य सरकार है वो कुछ कर पाती है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो वो प्राधिकार है, अथॉरिटी कहाँ से मिलता है? आपके संविधान से, ठीक है। इसके अलावा आप प्रियम्बल में भी देखेंगे, प्रियम्बल प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना भी में भी आपको सीधे पता चलता है कि संविधान से सारे लोगों को अथॉरिटी मिलती है, और संविधान में भी सर्वोच्च किसको माना है? जनता को, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक दबाव समूह माना जाता है, किसे एक दबाव समूह माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप बहुत बात पढ़ेंगे, है ना, मेंस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज प्रेशर ग्रुप और प्रेशर ग्रुप कैसे काम करते हैं, कितना इंपॉर्टेंस है इनका डेमोक्रेसी आपके लोकतंत्र में। तो इसमें पूछा है प्रेशर ग्रुप कौन सा है? पंचायत के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य, मजदूर संघ के सदस्य या लोकसभा के सदस्य। तो याद रखिएगा ये है आपके मजदूर संघ, लेबर यूनियन मेंबर, ठीक है। संघ है मतलब ये एक यूनियन बना के रखते हैं और फिर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज के लिए, मतलब अपने हित में काम करवाने के लिए क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रुप। और प्रेशर ग्रुप जैसे आप देखेंगे कुछ भी गलत हो रहा होता है तो प्रेशर ग्रुप इकट्ठा होकर फिर सरकार को बोलते हैं कि नहीं आपकी ये नीति अच्छी नहीं है। तो प्रेशर ग्रुप इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिए, आपका मजदूर संघ जो लेबर यूनियन है ये कहलाता है आपका प्रेशर ग्रुप। इसके अलावा जो सारे हैं ये तो आपके, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो, मंत्रिमंडल के सदस्य, पंचायत के सदस्य, ये तो सरकार का ही पार्ट हो गया, है ना। आगे देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? हु हैज बीन कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट,
पार्लियामेंट, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। सीधी बात है। गार्डियन, गार्डियन की बात करें तो कौन है, ये है आपका सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट मतलब आपका लेजिस्लेचर, और जो आपका एग्जीक्यूटिव है ना, वो दोनों क्या है, सेम ही है। और प्रेसिडेंट जो है वो भी आपके पार्लियामेंट का पार्ट है ना। यहाँ पे हम संविधान का संरक्षक करने की मतलब आपका सुरक्षा करने की बात कर रहे हैं। तो संविधान का संरक्षक गार्डियन कौन होगा, तो ये होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, कंट्रोल करके चलते हैं कि कोई गलत काम नहीं करे, है ना, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपका जो चेक एंड बैलेंस वाला प्रोसेस है वो चलता रहता है आपके सुप्रीम कोर्ट मतलब आपके जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? इन द मेमोरी ऑफ विच नेशनल लीडर इन इंडिया नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हिज बर्थडे। ये आपका मिसलेनियस वाला भी पोर्शन हो सकता है, करंट से भी जोड़ा जा सकता है, या चाहे तो आप पॉलिटी वाले सेक्शन से भी जोड़ सकते हैं। तो कौन है ये? अपने पटेल जी हैं, जिन्होंने 500 से ज्यादा रियासतें को इकट्ठा किया और अपना भारत यूनियन बनाया। ठीक है, आगे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? What type of पंचायती राज सिस्टम was recommended by बलवंत राय मेहता समिति? तो बलवंत राय मेहता कमेटी पहली कमेटी थी। ठीक है, तो इन्होंने बोला था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, 3 स्तरीय। जैसे आप आज देख रहे हैं, एक ग्राम पंचायत ग्राम में होनी चाहिए, है ना, ग्राम पंचायत, फिर एक खंड जो आपका विकास खंड वाला एरिया, खंड, वहां पे एक खंड पंचायत होनी चाहिए विकास खंड वाले एरिया में, उसके बाद एक जिला लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, एक जिला लेवल पे होनी चाहिए। तो ये हुआ था बलवंत राय मेहता समिति ने रिकमेंड इसी 3 टायर व्यवस्था की। ठीक है, अभी हमने देखा संघवी, आपके जो एलन सिंघवी जी हैं, उन्होंने बोला था कि हमें संविधान मतलब संविधान में ऐड करना चाहिए किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कॉल्ड अ केज्ड पैरट? ये है आपके सीबीआई। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई को किसने बोला था? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसके पास मतलब इतनी ज्यादा हमने पावर दे रखी है, लेकिन फिर भी क्या है, पैक है। तो केज्ड पैरट बोला था किसको? सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके अलावा संविधान संशोधन, संविधान सभा, 1935 का जो आपका अधिनियम है, वो जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई हैं, आप उनमें से एक एक क्वेश्चन ढूंढ के जरूर से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बनना ही है टॉपिक, है ना, क्वेश्चन आपका आना ही है, कहीं नहीं जाना इससे बाहर। तो आप जितने भी हैं आर्टिकल सारे के सारे, है ना, अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद पूछता है। उसके अलावा जो आपके संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका अमेंडमेंट है, ठीक है, एक तो हो गया आर्टिकल, ठीक है, फिर संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं हम, संविधान संशोधन। अच्छा, संविधान संशोधन वाले इलाके से भी क्या होता है, कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि एरिया उसका काफी बड़ा है, एक से लेके आप जितना अभी तक हुआ है, छोटी छोटी डिटेल्स, तो इसको, अच्छा, इसमें से भी आपका जो पोर्शन गलत हो रहा है, राष्ट्रपति, जब आप टेस्ट देंगे तो आप देखेंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, तो उसको क्या करना है, फिर बार बार रिवीजन करना है ना। ये आपके ऐसे हैं जो आने ही आने हैं, याद रखिएगा, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितने चाहिए आप स्टार लगा सकते हैं। ये राष्ट्रपति, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर 1919 और 1935, फिर उसके बाद आपका संविधान संशोधन हो गया, संविधान सभा। यहां तो आप इतनी डिटेल में पढ़िए, इतने अच्छे से पढ़िए, संसद, फिर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, इतने अच्छे से पढ़िए कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है आपसे जरूर बने, है ना। और टेस्ट देंगे तो आप देखेंगे कौन सा टॉपिक आपका वीक है, किसमें कंफ्यूजन होती है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है, एक बढ़िया एक पेज लीजिए, बड़े बड़े उसमें अक्षरों से लिखिए, और जहां भी आप पढ़ते हैं
टेबल के सामने चिपका लीजिए दीवार में, है ना। जितनी बार आपकी नजर जाएगी उतना ही क्या होगा, आपका वो क्लियर होगा। हाँ ठीक है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। 1919 में अगर दिक्कत हो रही है तो लिख के चिपका लीजिए 1919 में क्या हुआ, 1935 में क्या हुआ। संविधान सभा में हो रही है तो संविधान सभा में कितने मेंबर थे पहले, फिर बाद में कितने थे, ठीक है। फिर कौन कौन सी बैठक कब होती है, प्रस्ताव कब कब आता है, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड। संविधान संशोधन से रिलेटेड भी यही आप कर सकते हैं। बढ़िया आराम से बड़े पन्ने में करिए, ये मत सोचिए कि मतलब गंदा दिखेगा कुछ भी, अभी याद करने से मतलब है, सामने चिपकाइए बड़े बड़े अक्षरों में और उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझे आराम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। 6261759209 ये नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए आपको जो भी डाउट है पेपर से संबंधित, और जो भी चीजें हैं आप सारी चीजें पूछ सकते हैं उसमें, है ना। अभी बस क्या है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, फिर एक टेस्ट देना है, फिर देखना है कि कौन सा आपका पोर्शन वीक है, फिर रिवीजन करना है, ठीक है। ऐसे ही करते रहिए, रिवीजन पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।